हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए आज फिर से चल रहे हैं हम लोग क्या मिक्स टाइप क्वेश्चन सीरीज में। देखिए बेसिकली ऐसा है कि कॉस्ट का मैंने क्वेश्चंस नहीं कराया था, तो आज जो है वो लगभग 45 से 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो कॉस्ट का करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना उसका। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आपके पीजीटी में पूछे गए थे, तो मैंने सोचा इसको अच्छे से और रिवाइव कर देते हैं। आपकी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। उसके बाद जो 20 क्वेश्चन है वो सारा मिक्स वाला है, तो टोटल 5 तरीके के मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए उसमें से हम शुरू क्या करते हैं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग का है ना, और उसके बाद फिर मिक्स वाला भी करेंगे। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास में। बस आपको क्या करना है, चलना है क्लास भैया, क्या करना है। हाँ, और एक चीज और बात बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 280 से 90 लोग फ्री में नोट्स लेके पढ़ाई कर रहे हैं। आप भी आइए, पढ़ाई करिए। बस आपको करना क्या है, बस सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, कॉमर्स वाले जितनी भी एग्जाम होगी ना, जैसे अभी ईएमआरएस का एग्जाम आने वाला है, तो उसका भी मैं तैयारी करवाने वाला हूं आपको, बिल्कुल इसी चैनल पर, है ना। तो ये तो आपको मिलेगा ही। इसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप पे अगर किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे वो भी इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मिक्स टाइप क्वेश्चन है ना। आइए सबसे पहले 25 क्वेश्चन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये है डी, असिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो भाई साहब एक चीज बात ध्यान में समझिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई साहब, शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग करने में कहाँ क्या इसका कोई रोल है कॉस्ट अकाउंटिंग का, सर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट डिसाइड करते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस डिसाइड करता है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये तीन चीज डिसाइड करता है। लेकिन शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग लेने में मदद नहीं करता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आंसर आपका डी, है ना। आई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रॉफिट सेंटर किसको बोलते हैं भाई साहब। तो प्रॉफिट सेंटर वो होता है वेयर मैनेजर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जनरेटिंग मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। भाई साहब मैक्सिमम प्रॉफिट जहां से क्या हो जनरेट कर सके उसको प्रॉफिट सेंटर कहा जाता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये जी, बिल्कुल। दूसरा क्या कह रहा है, विच इज कंसर्न विद अर्निंग एंड एडुकेट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर इसको इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो ये क्या होगा, सेकंड का एक ऑप्शन होगा, यानी कि ए नंबर, जहां प्रबंधक के पास मुनाफा पैदा करने का अधिकतम और अधिकतम करने की जिम्मेदारी होती है। बात समझ में आया जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहां, थर्ड में। थर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू, किसमें कैटेगराइज किया गया है, तो तीन होते हैं, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर। आइएगा नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कॉस्ट यूनिट इज डिफाइंड एज। भैया कॉस्ट यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है, आइए देखते हैं। क्या यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टाइम इन रिलेशन टू विच कॉस्ट में बी असर्टेन और एक्सपेक्ट। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट यूनिट का यही मतलब हुआ कि भैया उत्पाद सेवा या समय की इकाई जिसके संबंध में लागत सुनिश्चित या व्यक्ति या व्यक्त की जा सकती है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। ठीक है, या तो असर निश्चित कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया, कॉस्ट यूनिट हो गया। बाकी दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो टाइम कम है, चलो कह रहा फिक्स कॉस्ट क्या होता है भाई साहब। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसका जिसका आउटपुट मतलब आप एक बच्चा का पढ़ा लो, फॉर एग्जांपल रेंट ले लेते हैं। रेंट क्या फिक्स कॉस्ट है, मान लो एक जगह पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो भैया तुम वहां 10 यूनिट बना लो, 100 यूनिट बना लो, 1000 यूनिट बना लो, भाड़ा जो है वो भाड़ा लगना ही है। तो वही कह रहा है विच डू नॉट चेंज इन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ डिस्पाइट चेंज इन आउटपुट, कि भैया जो चेंज नहीं होता है ना, किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट की वजह से। चलिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया जो एक निश्चित अवधि के दौरान कुल में परिवर्तन नहीं करते हैं, आउटपुट में परिवर्तन तुच्छ समझते हैं। क्या समझते हैं, तुच्छ। चलो क्वेश्चन नंबर ये हो गया 6। अब 6 में आते हैं, सॉरी 5 था। फर्स्ट 6 क्या कह रहा है, कंट्रोलेबल, क्या कह रहा है, सॉरी अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आर द कॉस्ट व्हिच डैश बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अंडरटेकिंग। अरे यार ये तो ग्रामर सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, हैं। चलो तो विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, है ना, जो इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। कह रहा है अनियंत्रित लागतें वे लागतें हैं जो
जिसको क्या किसी उपक्रम में निर्दिष्ट सदस्यों की कार्रवाई से प्रभावित नहीं कर सकता है ना, कैन नॉट। ए चलिए 7 में आते हैं, एलिमेंट्स या ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट का एलिमेंट क्या हो सकता है, तो सर वो मटेरियल होता है, लेबर होता है और उसके एक्सपेंसेस होते हैं, ओवरहेड है ना, ये सारी चीजें होती है। तो भैया और क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि डी नंबर आंसर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बबुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एबनॉर्मल कॉस्ट इज द कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट होगा एबनॉर्मल को बताओ बताओ बताओ, कौन सा कॉस्ट होगा, कह रहा है कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, क्या ये पहला है, या फिर कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। भैया ऑब्वियस सी बात है, और एबनॉर्मल बोला तो नॉर्मली तरीके से कैसे आ सकता है, ये तो नॉट नॉर्मली होना चाहिए, आंसर बी होगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। 9 क्या कह रहा है, कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स, कन्वर्ट, अब रॉ मटेरियल हमारे पास होता है, कन्वर्जन कॉस्ट मतलब किसको कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है उसको हम लोग फिर प्रोडक्ट बना के फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है कन्वर्जन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए संक कॉस्ट क्या होते हैं, संक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो बेसिकली रिलेवेंट नहीं होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि इसको बोलते हैं बर्बाद कॉस्ट, है ना, डूब लागत, तो डूबता हुआ लागत बोल दिया। भैया ऐसा जगह हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे रिटर्न आने की संभावना नहीं है, उसको बोलते हैं क्या, संक कॉस्ट। चलो नेक्स्ट चलें, नॉट रिलेवेंट हो गया, नेक्स्ट चलें, आइए ये मेथड को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें इस क्वेश्चंस में जो मेरे पेड बैच में है कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इसमें कुछ और होगा आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, आप बताइएगा क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को बताने से मैं पहले आपको एक सजेशन दे दूं कि किसी भी बुक से पढ़ते हैं, किसी भी साइट से पढ़ते हैं, कहीं से भी अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, वो जो आंसर दिया है वो ही सही हो, ये सही बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, वो भी इंसान है आपकी तरह, कोई जो ऑथर्स लिखता है वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, सब इंसान है, तो गलती किसी की हो सकती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, कह रहा है method assume that the goods received most recently in the store or produced recently are the first ones to be delivered to the requisitioning department। तो भैया एक बात बताइए, सबसे पहले बोला क्या ये विधि मानती क्या है कि दुकान में हाल ही में जो सामान प्राप्त हुआ है, जो रिसीव किए हैं, उत्पादित माल, जो उत्पादन हमको करना है उसी माल को हम सबसे पहले डिलीवर करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर मैं, चूंकि ये दोनों तो नहीं होगा, वेटेज मोस्ट प्राइस नहीं होगा, फीफो लिफो में बताता हूं, ये कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप मुझे बताइएगा ये क्या कह रहा है, रिसेंट में जो सामान आया है उसको हम पहले निकाल देंगे, तो रिसेंट मतलब लास्ट ही में ना आया होगा, तो पहले से सामान ऐसा थोड़ी है कि उसके पास नहीं होगा, होगा, तो रिसेंट मतलब लास्ट में, जो लास्ट में सामान आया है उसको हम पहले बेच देंगे, डिलीवर कर देंगे, तो ये है लिफो मेथड। क्या बोलते हैं, लिफो मेथड। फीफो मेथड होता है पहले आएगा पहले बेचेंगे, मतलब ये अगर कहता कि सामान मेरा शुरू में जो आया है हम पहले उसको निकाल देंगे, तो इसको कहते हैं फीफो मेथड। देखिए बहुत सारी जगह पर फीफो दिया हुआ है बट ये गलत है, मैं इसको प्रूव कर सकता हूं, और आप ही बताओ ना, वही ने कह रहा है कि विधि मानती है कि दुकानदारों में हाल में ही प्राप्त या हाल में ही उत्पादित माल जो रिसेंट में हुआ है पहले हम उसी विभाग को बेचेंगे जो जो भेजना है, ठीक है। तो बोला लास्ट आया पहले निकलेगा, है ना, दैट इज लिफो मेथड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइम कॉस्ट। भाई साहब प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग क्या अदर डायरेक्ट कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आती है, जी सर। तो ए बी और आई मीन ए का ही क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं तो रटना नहीं यार, क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को कह रहा है कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या दिया गया है सर, मटेरियल परचेज किए हैं 1 लाख रुपए का, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किए हैं कितना 90,000 का, डायरेक्ट लेबर कितना है 60,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 20,000 का, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितना है 30,000 का। भाई साहब एक बात बताना,
जी सर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हम यहाँ डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, यही होता है प्राइम कॉस्ट बराबर, यही तीनों होता है जी। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो हट गया, ये तो होता ही नहीं है, कहानी खत्म। अब भाई साहब एक चीज और समझा देता हूँ ऐसा कहते हैं। अब देखो दो चीजें आपके पास, एक तो मटेरियल परचेज किया है वो, और एक जो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है वो। सर आपको लगेगा कौन? अच्छा एक बात बताना आप, मैं अपनी दुकान प्रोडक्शन मशीन में 10 लाख रुपए का सामान लेके आता हूं, ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं सामान कितना, मान लो किसी ने 500 यूनिट ही सामान मांगे, और 500 यूनिट के लिए मुझे 1 लाख रुपए का ही सामान लगता है, 500 यूनिट बनाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का ही सामान लगता है, तो क्या मैं मटेरियल परचेज कंसीडर करूंगा कि मुझे जितना सामान कंज्यूम किया मैंने उसको कंसीडर करूंगा? क्या जितना हम कंज्यूम करेंगे उसी को ना कंसीडर करेंगे? जी सर बिल्कुल उसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि कॉस्ट उसी से निकलता है। मान लो हमको 500 यूनिट टी शर्ट बनाना है, अब कपड़ा हम थान थान ले आए हैं 50 लाख का, उससे क्या मतलब है? हमको 500 यूनिट का जो कपड़ा कॉस्ट होगा वही ना लगाएंगे। तो वही बोल रहा है कि मटेरियल परचेज 1 लाख का जरूर किए थे, लेकिन कंज्यूम कितना का किए हैं? 90,000। सर 90,000 का ये हो गया, तो 90,000 यहां लिख दो, ठीक है, प्लस डायरेक्ट लेबर कितना है सर? 60,000 है, ठीक है, इसको लिख दो। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 20,000, सर इसको यहां लिख दो। तीनों को जोड़िएगा तो 1,70,000 आपका आंसर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कभी भी कॉस्ट निकलता है। मान लो पेन ही बना रहे हैं, तो पेन बना रहे जो लेबर लगेगा उसका लगेगा, एक्स्ट्रा को एक्सपेंसेस डायरेक्ट का वो लगेगा, प्लस डायरेक्ट जो हम कंज्यूम करेंगे मटेरियल वो लगेगा, तब जाके कॉस्ट निकल जाएगा। बात समझ में आया? जी सर। चलिए 1,70,000 आंसर हो गया। बिन कार्ड क्या है? व्हाट इज बिन कार्ड? कह रहा है क्वांटिटी वैल्यू वाइज रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इशूड एंड बैलेंस, क्या ये है? क्या क्वांटिटी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिसीव्ड इशूड एंड बैलेंस ये है? बताओ सर, आंसर होना चाहिए इसका बी, क्योंकि क्वांटिटी रिकॉर्ड करते हैं मटेरियल रिसीव और बैलेंस का आंसर क्या है ना? चलो अब देखो, अ बजट क्या बोल रहा है? अ बजट विच इज प्रिपेयर्ड इन अ मैनर so as to give the budgeted cost for any level of activity is known as। अरे भाई साहब, जब बजट की हम बात करते हैं तो होता है एस्टिमेशन। शादी ब्याह होता है घर में, जी सर, पहले ही मान के चलते हैं ना, घर में एक थोड़ा सा बैठक बैठते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई साहब क्या हुआ? बोले हाँ, बोले इतना खर्चा आएगा शादी में। बोले कितना आदमी बरियाती जाओगे? बोले 200 आदमी। 200 आदमी तो इतना खर्चा आएगा, बोलते हैं जी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड बजट, कि हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि 20 लाख लगेगा, 20 लाख लगेगा, ठीक है, ये बात दिखाई, इसको बोलते हैं फिक्स्ड बजट। अब अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है कि देखो बरियतिया हम जाएंगे 200 आदमी, लेकिन अगर लड़की पार्टी का सोचेगा, अगर 300 आ गया तब कितना बजट लगेगा? अच्छा ठीक है, 300 नहीं आया, 250 आया, तो कितना बजट लगेगा? तो हमको 3 टाइप का बजट बनाना पड़ेगा, 100 आदमी का, 300 आदमी का और 250 आदमी का। क्यों? ताकि वेरिएबिलिटी हो तो चेक कर सके, हम अपना सामान ला के रख सकें, है ना, ताकि अपना चीज को देख सकें। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। जब आप दो बहुत एक से ज्यादा बजट बनाते हैं ताकि आपकी जो फ्यूचर में एस्टिमेशन है वो गलत ना हो, कम या ज्यादा होने पर आपको अंदाजा रहे, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। और यही कह रहा है एक बजट जो इस प्रकार तैयार किया जाता है जो कि किसी भी स्तर की गतिविधि के लिए बजटीय लागत दी जा सके, उसे कहा जाता है। तो किसी भी स्तर का मतलब क्या हुआ कि अगर कम भी हो तो भी चलेगा, ज्यादा भी हो तो भी चलेगा, मतलब हमको अनुमान रहेगा कि हम है। बात समझ में आया? जी सर। मास्टर बजट होता है जब आप एक साथ प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट सब कुछ बना देते हैं, ठीक है, और इसी तरह से। तो बस इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया फ्लेक्सिबल बजट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा व्हाइल इवैल्यूएटिंग द डेविएशंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट। भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले डिसाइड किए थे, प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट था, जी सर, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट आ गया, दोनों को में हम ये करके क्या निकालते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। इसी को तो वेरिएंस एनालिसिस बोलते हैं, नहीं जी सर? तो वेरिएंस एनालिसिस आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। अब देखो मजेदार क्वेश्चन, क्या बा मजेदार, एकदम एकदम धोती फाड़ वाला क्वेश्चन है, नहीं? चलो आ जाओ।
कह रहा है इफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कितना दिया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ध्यान से समझिएगा, क्या है कितना दिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 9400 रुपया, फेवरेबल मतलब प्लस में है। एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना है 8200, एडवर्स में है, क्या है माइनस में, एडवर्स मतलब माइनस होता है, याद रखना। देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, तो भैया MPV इक्वल टू होता है मटेरियल, सॉरी प्राइस बोर्ड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू MP प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना दिया है बबुआ 9400, मटेरियल प्राइस वेरिएंस पूछा है कितना है बताओ, मटेरियल यूजेस माइनस 8200 माइनस, अब ये माइनस अगर इधर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, तो 9400 प्लस 8200 इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो कितना होगा 17600 प्राइस वेरिएंस, यही तो पूछा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है 17600, और ये क्या प्लस में इधर से आ गया था तो ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया 17600। कल दिक्कत हुआ कोनो दिक्कत नहीं सर, दिक्कत रहेगा आपके रहते है ना। चलिए ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है एक्चुअल मटेरियल प्राइस जो है वो 3.5 रुपया था, तो सही बात है। एक्चुअल क्वांटिटी जो है 5100 यूनिट दिया है, ये भी ठीक बात। कह रहा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है 1275 रुपया, अनफेवरेबल है मतलब माइनस में है, याद रखिएगा ये बात ध्यान में। तो बोल रहा स्टैंडर्ड प्राइस है ना, तो भैया आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस बराबर क्या होता है सर, होता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ये होता है ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था बच्चा माइनस 1275, यही दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है बच्चा 5100, यही है। सेलिंग प्राइस तो पता नहीं, यही निकालना है, और एक्चुअल प्राइस कितना है बच्चा 3.5 रुपया, यही है 5100 5100, ठीक है। अब इसको ये करिए कैलकुलेट, ये आपका हो जाएगा 5100 माइनस 51 दिया 5 से 15 कितना 16300, और इधर इतना हो गया, यानी कि हो गया 17850, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ करिए माइनस 1275, ये माइनस 1275 अगर ये क्या कहते हैं ये इधर कर दो, अब देखो इस सिंपल चीज है माइनस 1275 और ये इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा 17850 इक्वल टू 5100 SP। अब इन दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा 16575 और इधर आ जाएगा 5100 SP। अब सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए 16575 डिवाइडेड बाई 51 आ जाएगा सेलिंग ने स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस कितना देगा 3 रुपया 25 कुछ था, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना था नहीं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा, कह रहा है स्टैंडर्ड आवरली रेट, ये लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन है लेबर वेरिएंस का। कह रहा था स्टैंडर्ड आवरली रेट वाज 140, ठीक है, आवरली रेट कितना था स्टैंडर्ड रेट तो 40 रुपया, एक्चुअल रेट तो 30 था, ठीक है, लेबर रेट वेरिएंस 600 था, फेवरेबल कितना फेवरेबल मतलब प्लस में, एक्चुअल लेबर आवर्स। तो एक बात बताना, जब भी लेबर आवर्स निकलेगा तो रुपये से कम निकलेगा कि ज्यादा निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। 250 रुपया देवे किया है और हम ऐसा करेंगे कि 6000 घंटा काम कर देंगे, नहीं ना, नहीं करेंगे ना ऐसा। फॉर्मूला क्या होता है देख लो, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला देख लो, लेबर रेट वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल। अब देखो इसमें भी ना एक बच्चे ने कहा सर आंसर 6000 घंटा है, हम बोले रे बुधवा 6000 घंटा कैसे होगा रे, देखो तो एक बात बताओ क्या बोला, लेबर रेट वेरिएंस कितना दिया हुआ है रे 600, एक्चुअल आवर कितना है रे, एक्चुअल आवर तो नहीं पता है सर, यही तो निकालना है, स्टैंडर्ड रेट कितना है 140, एक्चुअल कितना है 130, यही ना है रे, कहाँ गया स्टैंडर्ड 140 और एक्चुअल 130, यही है। अब हमको बताओ AH 40 में 30 गया तो 10 है ना बचेगा जी, 600 इधर है
ठीक है जी। अब अगर हम इसको ए एच कर देते हैं तो जो ये 10 था ये 600/10 नहीं हो जाएगा, बताना, हो जाएगा। तो 10 और 10 काट देंगे तो एक्चुअल आवर कितना होगा, 60 होगा कि नहीं। अब बताओ 6000 घंटा कैसे किया था। इसीलिए बच्चा जब पढ़ोगे तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस भी और आंसर्स भी। पीजीटी में ऐसी गलती हुई है लोगों से, ठीक है, आप गलती मत करना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कह रहा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बात बताना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है सर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। कैसे मैं बताऊं, जी सर, आइए, रिमेन्स कांस्टेंट, आंसर तो ये होगा, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूं। मान लो हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। 100 यूनिट का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उसका कॉस्ट कितना है, 50,000 है, 50, ठीक, चलो 50 दिन, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अगर भैया हम पर यूनिट निकालेंगे तो 50,000/100 कितना आएगा, 500 आएगा पर यूनिट। मतलब अगर 100 यूनिट का हम बात करें तो पर यूनिट 500 रुपया आ रहा है, जी सर। चलिए अगर हम इसको बढ़ा भी देते हैं, मतलब ये क्या है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को तुम बढ़ा दो, मान लो तुम कर दो 60,000, ठीक है। यूनिट तुम्हारा कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 100 ही कर रहा है। अब इसका काम करके देखो, 60,000 एक यूनिट का दाम कितना निकलेगा, 60,000 डिवाइड बाई 100, 600 यूनिट, सॉरी 600 रुपया, ना, जैसे यहाँ 500 रुपया था पर यूनिट, वैसे 600 रुपये पर यूनिट, पर यूनिट। तो क्या ये 100 यूनिट का दाम में एक भी रुपया ऊंचा नीचा हुआ, कि पहला यूनिट प्रोडक्शन किए थे तो 20 रुपया आया, चौथा वाला में 680 आ गया, पांचवा वाला में 10,000 आ गया, नहीं ना। हर यूनिट में देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या रहा, कांस्टेंट रहा। अब कोई ये बोल देगा सर यहाँ 500 था यहाँ 600, अरे नलायक, तो ये तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ना चेंज हुआ जी। पर यूनिट जो अगर 100 यूनिट 500 रुपए में बिक रहा है तो हर यूनिट 2500 में बिक रहा है, 600, यहां देखो 60,000 रुपए चेंज हुआ किसमें, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में। तो क्या होगा, पर यूनिट में भी कितना फिक्स रहेगा, 600 है तो 600 ही। ये चेंजेस जो होगा ना, क्या होगा, वो होगा सर वेरिएबल कॉस्ट के टोटल में। तो टोटल में क्या होगा सर, चेंजेस। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी समझने वाले, देखो इससे क्वेश्चन आया गया है, इसलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं उस पे। क्या कह रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डैश विद राइज इन आउटपुट एंड डैश विद फॉल इन आउटपुट। बोल रहा भैया जब फिक्स कॉस्ट है ना, तो आउटपुट देता है, ठीक है, जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट मेरा अगर बढ़ा दो तो क्या होगा, और जब घटा दो तो क्या होगा, ठीक है। आइए पहले इसको प्रूफ करते हैं, फिर इसका आंसर देखिए। चलिए फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला मान लो किसी चीज का फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000, ठीक है, मान लिए। हाँ, ये मानो कि 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है, कोई भी चीज क्या करता है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करता है। तो भैया नॉर्मल, ये क्या है, कौन सा केस है, नॉर्मल केस, तब इसको नॉर्मली कोई जो है ट्रीट कर रहा है। अब पर यूनिट निकाल लो, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा भैया, 50,000 डिवाइड बाई 100, 500 रुपया आ गया। ये तो नॉर्मल केस है। तो यहाँ पूछा भैया जब बढ़ेगा तो क्या, घटेगा तो क्या। चलो आ जाओ, अब पहला केस ले लो, क्या करो सर, पहला केस हम लेते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था, अभी देखो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। अब क्या करो, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा, फिक्स कॉस्ट कभी बदलता नहीं है, 50,000। अब प्रोडक्शन जो करेंगे वो हम 200 यूनिट का कर लेंगे, मतलब बढ़ा दिए, आउटपुट बढ़ा दिए हम, जी सर, आउटपुट इंक्रीज हो गया। देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट 50,000 डिवाइड बाई 200 कितना आ गया, 250 रुपीज आया, 250। अब देखो पर यूनिट अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। वही बोल रहा है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा
विद द राइज इन आउटपुट। देखो मैंने 100 आउटपुट पहले लिया था लेकिन अब बढ़ा दिया, 100 से कितना कर दिया, 200 कर दिया। ये देखो पहले 100 था अब 200 कर दिया, तो मैंने प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ाया, ये आउटपुट इंक्रीज किया, वजह से पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। हुआ कि नहीं हुआ? जी सर। तो पहला डिक्रीज हो गया। अब जस्ट चलो कम कर देते हैं, मान लो दूसरा है, फिक्स कॉस्ट कितना है सर, 50,000 है। चीज ज्यादा अच्छा लगे, तब समझ में आएगा कि दूसरा वाला भी कुछ, तब मल जाए। फिक्स कॉस्ट कितना था सर, 50,000। ठीक है, अब जो हम 100 यूनिट नॉर्मल कर रहे थे, हम क्या किए, उसको डिक्रीज कर दिए। डिक्रीज कितना कर दिए सर, 50 यूनिट कर दिए, 50 यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे तो कितना होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, हो जाएगा ना 1,000। जी देखो ध्यान से समझना, जब यूनिट को हमने क्या किया, फॉल इन आउटपुट, मतलब यूनिट कम कर दिए, 50 यूनिट कम कर दिए, यूनिट क्या कर दिए, फॉल कर दिए, तो देखो क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। वही यहाँ क्या बोलेगा, पर यूनिट कॉस्ट क्या कर जाएगा, देख लो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, 1,000 हो गया ना। नॉर्मल केस में थे तो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो 500 रुपए हमको पे करना पड़ रहा था, मतलब कॉस्ट आ रहा था। अब जब हम प्रोडक्शन बढ़ा दिए, 200 यूनिट कर दिए, तो मेरा 250 रुपया मतलब घट गया, कॉस्ट मेरा घट गया। और वैसे ही जब हम प्रोडक्शन जो है कम कर दिए तो कॉस्ट मेरा बढ़ गया। यही बात ये कह रहा है बच्चा, डिक्रीज। मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आपको आ गई होगी। चलिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है सर, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होता है, इसको प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्या इज द मैक्सिमम पॉसिबल अल्टरनेटिव अर्निंग दैट माइट हैव बीन अर्न्ड इफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज पुट टू सब अल्टरनेटिव यूज। देखो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपने, जिसको हम लोग फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, वैसा कॉस्ट जिसके लिए आपने एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ाता हूं, मुझे कहीं से 1 करोड़ का ऑफर आ गया, ठीक है, मैं बोला ठीक है, तो उसी टाइम में देखा कि भाई इसको लेके जा रहा है, चलो 1.2 करोड़ का ऑफर देते हैं। तो अगर मैंने 1 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी को। ठीक है जी सर, चलिए इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, बताओ क्या है सर। प्राइमरी पर्पस होता है कॉस्ट कंट्रोल और हाँ सही है, हाँ प्राइमरी पर्पस यही होता है। क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल और डिसीजन, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ये ठीक है, मैं भी क्या कंफ्यूज कर रहा हूँ। चलो अब बताओ, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल कॉस्ट। तो सर वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, रेंट भी फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स भी और डिफरेंस सारा क्या है फिक्स्ड, और ये है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है बैंकिंग से। व्हाट इज टर्म मनी, ठीक है सर, इसको याद रखिएगा, CNT। CNT क्या होता है सर, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। वो CNT एक्ट मत समझ लेना, है ना। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, जब बैंकों से बैंक जो है ओवरनाइट लोन लेती है मनी मार्केट से, क्या बोल रहा है, या मुद्रा बाजार से रातों रात दिया जाने वाला ऋण है। तो मनी मार्केट से जब ऋण लिया जाता है ओवरनाइट के लिए, तो बोलते हैं कॉल मनी। नोटिस मनी बोलते हैं 1 से 14 दिन के लिए जब ऋण लिया जाता है, और टर्म मनी बोलते हैं जब भाई साहब 14 दिन से 364 दिन के लिए मनी मार्केट से ऋण लिया जाता है। तो याद रखिएगा CNT कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। चलो क्वेश्चन नंबर 27, द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर, भाई साहब तीनों, इक्विटी, डेट और डेरिवेटिव तीनों है, ऑल ऑफ दी अबव। आइए, in primary market the first time issued share to be publicly traded in stock market is called, ऐसा प्राइमरी मार्केट में अगर कोई ट्रेड पहली बार शेयर किया जाता है उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर इशू करना, आईपीओ है ना, बोलते थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। द एक्सचेंज मार्केट एंड द ओवर द काउंटर मार्केट आर कंसीडर्ड एज टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। एक्सचेंज हम वही करते हैं जहां प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होता है ना, और वहीं पे परचेज और सेल करते हैं पुराने शेयर्स का। जी सर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 30,
कह रहा है द फाइनेंशियल मार्केट वेयर द डेट एंड स्टॉक आर ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन एन ईयर इज कॉल्ड, सर को बोलते हैं कैपिटल मार्केट, है ना, क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। देखो लॉन्ग टर्म मार्केट तो है, लेकिन जब दादाजी अवेलेबल है तो काहे की जरूरत फिर इसको पप्पा जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है which of the following statement to Henry Fayol are correct। हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स थे, तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्या कह रहा है, रिफॉर्मर अराइजेस फ्रॉम लेटर, नहीं सर ये तो बात गलत है ना, लेटर अराइज नहीं होता है, ऑथोरिटी तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं, ये गलत। एस्पिरिट क्या बोलते हैं, इज एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ये टीम स्पिरिट की बात करता है, बिल्कुल सही। दूसरा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक आदमी को एक ही आदमी कमांड कर सकता है, और एस्पिरिट क्रॉस बात करता है टीम स्पिरिट की, उसी का एक्सटेंशन। यूनिटी ऑफ कमांड मींस ओनली वन कमांड एट व्हाट टाइम, बिल्कुल नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड मींस वन कमांड एट वन पीपल, है ना। 4 कह रहा है देयर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा और चौथा सही है, दूसरा और चौथा यानी कि चलिए मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ, भाई साहब यूनिटी ऑफ कमांड की कहता है एक आदमी एक ही आदमी को कमांड कर सकता है, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट और फंक्शनल दोनों ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और दोनों दो मैनेजर जो है एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 MBO is an effective way of planning and organizing the work, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो बोल ही रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो वो तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव उनका मैनेजमेंट से ही होगा, तो इज एन इफेक्टिव है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों ट्रू है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 34 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 34 मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है ना, उसका प्रोसेस क्या है, क्यों मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं, आइए सबसे पहले काम क्या करेगा, सबसे पहले बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिसाइड करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे यूनिट का ऑब्जेक्टिव, और उस बेसिस पर हम डिसाइड या नेगोशिएट करेंगे, एग्री होंगे या नहीं होंगे कि भैया ये ऑब्जेक्टिव होगा ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे वैसे डिसाइड करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे क्रिएट एक्शन प्लान कोड, उसका एक्शन प्लान कोड करेंगे, और फिर जाके परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे, यानी कि 2 1 3 5 4 यानी कि बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड ओनली देयर फंक्शंस, ये बात किसने कही है, ये भी बात कही है पीटर एफ ड्रकर ने, और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भी पीटर एफ ड्रकर ने ही कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 which financial statement reflect the consolidated financial performance of a holding company and its subsidiaries, तो भैया इसको ये जो है ना इसको बोलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ही सारी चीजें मेंशन होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है होल्डिंग कंपनी कैन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज टू इट्स सब्सिडियरी, क्या क्या एडवांटेज देता है भाई बताओ तो। हाँ एक्सेस देता है कैपिटल और रिसोर्सेस में, रिड्यूस्ड ग्रेटर ऑटोनॉमी नहीं, सब कुछ नहीं है ना, तो ये एडवांटेज है इसका, एक्सेस देता है कैपिटल और चलो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी व्हाट इज स्पिन ऑफ, ओके स्पिन ऑफ का मतलब क्या होता है, जब हम कोई नया कंपनी कर रहे हैं सब न्यू कंपनी टेक ओवर सब्सिडियरी एसेट्स एंड स्पिन ऑफ कहा जाता है ना, बिना बताए। चलो के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच इज द फॉलोइंग पोटेंशियल डिसएडवांटेज ऑफ कंपनी किसका, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर, होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज पूछ रहा है, इंप्रूव्ड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये बात बिल्कुल सही है कि होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर का जो है, जब आप बहुत सारे कंपनी को अपने साथ सब्सिडरी बना के रखते हैं, तो उसमें ना आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस करने में क्या आ सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा हाउ डज अ होल्डिंग कंपनी टिपिकली एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर इट्स सब्सिडरीज, तो कैसे ये काम बचवा लोग करती है, तो ये बाय ओइंग लेस देन 10%, भाई साहब 10% से कम शेयर लेगा तो इसको तो बैठने भी नहीं देगा गया, बाय अपॉइंटिंग मेंबर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम्हारे में पावर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करके दिखाओ, तो फिर ये क्या करती है कंट्रोल करती है।
सही है, आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या रह गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर यूनियंस इज आल्सो नोन एज एफिलिएशन एंड अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन AFL-CIO। तो भैया वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं टीमस्टर्स। विच ऑफ द प्राइमरी गोल ऑफ अ स्ट्राइक इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, प्राइमरी गोल क्या है स्ट्राइक का, हड़ताल करने का इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो ये भाई साहब इसका है टू इंक्रीज कंपनी प्रॉफिट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, कंपनी को क्यों ध्यान देगा। टू इंप्रूव एम्प्लॉय मोरल, ना ये भी नहीं। टू डिसरप्ट प्रोडक्शन टू गेन लेवरेज इन, हाँ प्रोडक्शन को डिसरप्ट करना ताकि आप नेगोशिएशन कर पाओ, यही होता है ट्रेड यूनियन में काम, हड़ताल करने का। बस क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43, which government agency and the United States is responsible for enforcing law and regulation union activities। अरे भाई सही नहीं है लेकिन कर लो, नेशनल लेबर रिलेशन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 44, एन इंडस्ट्रियल रिलेशन, व्हाट डज द टर्म आर्बिट्रेशन रेफर टू। तो आर्बिट्रेशन बोलते हैं एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एंड मैनेजमेंट। देखो बेसिकली ये बात हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में ना प्रिवेंशन के लिए करते हैं। जब प्रिवेंशन मेजर्स अपनाते हैं तो दो मेजर्स होते हैं, स्टैट्यूटरी एक नॉन स्टैट्यूटरी। जब स्टैट्यूटरी मेजर की बात करते हैं तो तीन होता है, ये कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन और लास्ट में एक होता है जब कानूनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, है ना, तो हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेशन, न्यायिक निर्णय, ये तब लिया जाता है। अब नॉन स्टैट्यूटरी में आता है ये आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग और कोड ऑफ एथिक्स। तो ये स्टैट्यूटरी मेजर्स की बात कर रहा है आर्बिट्रेशन, है ना। चलो, व्हाट डज द टर्म राइट वर्क मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर लॉ, लेबर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में राइट टू वर्क का क्या मतलब है। द राइट ऑफ एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम, नहीं बिल्कुल नहीं। अ लॉ दैट मेक्स इट illegal to require union membership as a condition of employment, a law जो illegal to require union, हाँ ये इसका आंसर, the right of employee to demand overtime पे, ये a law that mandates union membership for all workers in a right to work means law that makes require union members as a condition। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ देना है ना, इसको काट दो, क्वेश्चन में थोड़ा टाइमिंग गलत है। 44 क्वेश्चन है ना, चलो चलते हैं ये इसको, चलो चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। अब कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन करने का, देखते हैं मिक्स क्वेश्चन और कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।